नमस्कार मित्रों। ईरान और अमेरिका का सीधा रिश्ता भारत से भी लगता ही है। रिश्तों की बात नहीं कर रहा, असर की बात कर रहा हूं कि वो असर हो रहा है। अभी क्या हुआ, 4-5 दिन से हम उम्मीद में थे। ये उम्मीद थी कि भाई पेट्रोल के, क्रूड ऑयल के दाम कम हुए हैं तो पेट्रोल के, डीजल के दाम जो है कम हो जाएंगे। और हम लोग रोज नाराज हो रहे थे। हरदीप पुरी साहब जो हमारे मंत्री हैं, पेट्रोलियम मंत्री, यार पैसा कम नहीं कर रहे, क्रूड ऑयल के दाम कम हो गए हैं, अब तो युद्ध भी खत्म हो गया, सीज फायर भी हो गया, युद्ध विराम भी हो गया, तमाम तरह की चीजें हो गई। लेकिन पुरी साहब नहीं माने तो नहीं माने। उन्होंने कहा अभी तो घाटा चल रहा है, अभी इसको देखेंगे कैसे होगा क्या नहीं होगा। और करते करते ये हालत हो गई कि पुरी साहब कुछ सोचते उससे पहले फिर से युद्ध, वहां पर जोरदार जंग शुरू हो गई है। काफी धनुष बाण, तीर कमान सब चल रहे हैं, वहां पर मिसाइल चल रही है, विस्फोट हो रहा है अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ। यही नहीं समझ में आ रहा कि कौन ज्यादा बम वर्षा कर रहा है। लेकिन इसका असर क्या होगा कि अभी क्रूड ऑयल के दाम $90 पर पहुंच गए पर बैरल। तो क्या इससे तेल के दाम बढ़ेंगे? तेल का जो स्थिति है, संकट बढ़ेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हॉर्मुज वाला संकट अभी तक बना हुआ है। तो ये जो बड़े बड़े मामले होते हैं ना, बिलियन डॉलर्स के, ऑयल के, हॉर्मुज के, क्रूड ऑयल के, ये सब समझने के लिए हमारे को जरूरत पड़ती है नीरज वाजपेयी साहब की। नीरज वाजपेयी साहब को जानते हैं, वो बड़े बड़े फैसले करते हैं, बड़े बड़े मसलों में उनके दखल रहता है। ये सब चीजें वही समझते हैं, बिजनेस को, बॉलीवुड को, बॉम्बे को, ईरान को। तो हमने कहा साहब कुछ समझाइए, ये गरीब आदमी पर क्या असर पड़ेगा। एथेनॉल का झगड़ा, हम तो अभी एथेनॉल से नहीं निपटे हैं, ये क्रूड ऑयल का क्या होगा। तो वैसे आप सर को देखते ही रहते हैं, नीरज जी को, उनके चैनल पर। वहां पर वो देश को, राष्ट्र को के अलावा दुनिया को दिशा देते रहते हैं। सर प्रणाम नीरज जी। ये जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसके पेट्रोल के दाम फिर बढ़ाने की आशंका, संभावना, उम्मीद, जो भी आप कहते हैं, वो हो रही? क्या हो रहा है? कम तो करवाई नहीं आपने। प्रणाम सर प्रणाम। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप लोग हमेशा दाम कम करने की उम्मीद लेके रहते क्यों हैं। सर, गरीब आदमी को आप समझ पाएंगे किसी दिन, तो लगेगा आपको कि क्या बात देखिए, गरीब आदमी को हमेशा निर्विकार भाव से रहना चाहिए। है। जो मिल जाए वो उनकी किस्मत है। वाह, क्या बात। तो इसलिए ज्यादा अपेक्षा रखेंगे तो दुख होगा। तो पहली बात तो अपेक्षा रखनी नहीं चाहिए थी। और पूरी साहब दूरदर्शी रखते हैं, उन्होंने पहले जान लिया था कि युद्ध भी खत्म हुआ नहीं है। पुरी साहब तो के कम प्रति क्यों मेरा करना। सम्मान बढ़ गया। मैं तो उनको बहुत फोरसाइटेड इंसान मानता हूँ। हाँ। और वैसे भी आप मुझे ये बताइए, जब कम था इसके क्रूड ऑयल के दाम, तभी कौन सा कम हो गया था। तो आपकी ये अपेक्षा ही नाजायज है, मैं तो ये कह रहा हूँ। आप दाम कम होने की उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। जब एथेनॉल मिलाया गया तब भी तो कॉस्ट कम हुई थी, तब भी नहीं कम किया गया। अब भी कम नहीं तो किया। कम वम के तो चक्कर में पड़िए मत आप, पहली तो ये बात है। अब ये एक बड़ा संयोग था कि क्रूड ऑयल बहुत ऊपर गया, फिर हो अल्लाह मचा और चुनाव के चक्कर में रुका, फिर दाम बढ़ गए। ये गेम सेट हो गया। बीच में अचानक से क्रूड गिर के $70 के आसपास आ गया, सब लोग खुश हो गए कि दाम कम होगा, दाम कम होगा। तो उनका जो स्ट्रेटेजिक फैसला था पूरी साहब का, ये तेल कंपनियों का, कि अभी इतनी जल्दी कम करने का फैसला नहीं लेते हैं। मांग रहे हैं लोग, लेकिन उनको मांगने दो। तो अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो फैसला सही था कि क्यों कम करें इतनी जल्दी, अभी तो घाटा पूरा भी नहीं हुआ है। और इस बीच वॉर फिर से शुरू हो गया, क्रूड $91 चला गया फिर से। तो वो कम नहीं होगा। दूसरी चीज यह है कि क्रूड जब 70 आया था तो बहुत कम समय के लिए आया, ऐसा नहीं कि वो 70 पे टिक गया था। वो हफ्ते 10 दिन रहा, लोगों को लगा कि बहुत बढ़िया हो जाएगा। 16 जून को मेमो साइन हुआ और वहां से लगा कि अब बदल जाएगा खेल, लेकिन वो खेल बदला नहीं था। क्रूड अगेन 80 के ऊपर ही आ रहा था। तो कम होने की संभावना लग नहीं रही थी मार्केट को भी, और टेक्निकली भी नहीं लग रही थी। तो उन लोगों ने जो फैसला लिया, मुझे लगता है वो ठीक फैसला था, अगर उस फ्रेमवर्क के हम हिसाब से बात करें। हम अदरवाइज बात नहीं करें, हम उसी फ्रेमवर्क में, जिस फ्रेमवर्क में उन्होंने बढ़ाया था, तो उस फ्रेमवर्क में देखो तो कम करने की कोई गुंजाइश बनती नहीं थी, और अब तो बिल्कुल नहीं बन रही है। क्योंकि इस वक्त जो तस्वीर है इंटरनेशनल मार्केट की, वो काफी खराब है। और क्रूड ऑयल में, मतलब आम भाषा में लोगों को समझाने तो, इतने ज्यादा वहां पे लोगों ने शॉर्ट कर रखे थे कि जरा सी स्थिति में बहुत तेज क्रूड भागता, और वही हो रहा है। एकदम से तेज ऊपर जा रहा है क्रूड। तो मुझे नहीं लगता कि तेल के दाम वाम कम होंगे। इवन अगर वो इस पे भी टिका रहा $90 पे भी, तब भी नहीं कम होंगे, क्योंकि उसके 120 110 जाने की आशंका बहुत ज्यादा है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ गया है। तो इसलिए मुझे लगता है तेल के दाम कम होने की उम्मीद आप लोगों को छोड़ देनी चाहिए। नहीं, लेकिन ये बताइए, कम होने की तो छोड़ देंगे जैसा आपका आदेश हुआ, बढ़ेंगे तो नहीं, या बढ़ने की भी
आशंका आप देख रहे हैं, संभावना आप देख रहे हैं? बढ़ने की पूरी आशंका है, पूरी संभावना है, क्योंकि अगर ये 100 के पार चला गया तो आप फिर तैयार हो जाइए बढ़ने के लिए। और एक आपके लिए सिल्वर लाइनिंग है कि नवंबर तक जो होगा वो होगा, उसके बाद दाम नहीं बढ़ेंगे, फिर सरकार घाटा बर्दाश्त करेगी क्योंकि मार्च में चुनाव है। तो अगले 3-4 महीने में अगर तेल ऊपर गया तो दाम बढ़ेंगे पक्का। और सरकार ये चाहेगी भी, कंपनियां ये चाहेंगी भी कि अगर 100 के आसपास क्रूड चल रहा है तो एक आध हाइक ले लो, क्योंकि नवंबर ऑनवर्ड्स आपको हाइक की गुंजाइश सरकार के पास पॉलिटिकली नहीं रहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव है। तो 6 महीने की आपको रिलीफ मिल सकती है, लेकिन अगले 3 महीने बहुत क्रूशियल हैं, क्योंकि 3 महीने में जिस तरह से लड़ाई बढ़ने की आशंका दिख रही है, मुझे लगता है कि क्रूड $100 बहुत आराम से पार कर जाएगा। वो एक एक दिन में $5 चलता है, तो अभी 91 पे तो चल ही रहा है। तो बढ़ने की संभावना बनी हुई है, घटने की संभावना बिल्कुल नहीं है। चलो, वैसे तो ये सरकार जो है वो एक देश एक चुनाव कर रही है। मैं सोचता हूँ हर तीसरे महीने में चुनाव होने चाहिए कायदे से, जैसे आप बता रहे हो उस हिसाब से। तो एग्जैक्टली मैं तो एविडेंस के साथ, अभी बंगाल के एविडेंस समय यही हुआ था। ठीक है। दूसरी बात, इसी में तेल को लेकर जो हॉर्मूज का जो संकट चल रहा था, एक तो दाम बढ़ जाएंगे, क्या फिर से भारत में, वैसे तो पहले नहीं हुआ था आप कहेंगे, लेकिन क्या तेल का संकट भी दुनिया में और भारत में बढ़ सकता है? मतलब सप्लाई चेन के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल बढ़ेगा विजय जी, ये बहुत सीरियस चिंता की बात है। एकदम ताजा रिपोर्ट ये कहती है कि जब से अमेरिका ने ब्लॉकेट बढ़ा दिया है और दोनों देश के बीच में तल्खी बढ़ गई है, तो शनिवार की बता रहा हूं मैं, बीते शनिवार को केवल 5 शिप हॉर्मुज से गुजरी है। जब ये समझौता हो गया था तब वो संख्या 25 से 30 पहुंच गई थी पर डे, और धीरे धीरे वो और बढ़ रही थी। लेकिन जब से झगड़ा फिर से बढ़ा तो अचानक से वो गिर के 4 और 5 पे आ गई है, और मुझे लगता है कि वो 0 हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल ब्लॉकेट करके बैठा, वो निकलने नहीं दे रहा है, और उधर से ईरान भी कर रहा है। इससे क्या होगा कि जो सप्लाई हमारी दुरुस्त होना शुरू हुई थी वो फिर खराब होगी। और कई सारी इंटरनेशनल एजेंसीज ने ये बात कही थी कि साल अंत तक सप्लाई दुरुस्त होगी अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो। लेकिन ये सिर्फ 15 दिन हम लोगों को खुशी मिली कि सब कुछ ठीक हो रहा, और विद इन 15 डेज सब कुछ बदल गया। तो एक तो पहले से समस्या जो बनी हुई थी वो ईज नहीं हो रही थी, और अब फिर से वही समस्या आ गई है, तो सप्लाई बहुत बुरी तरीके से बाधित होगी, दाम बढ़ेंगे, और थोड़ा स्थिति और गड़बड़ इसलिए भी हो सकती है क्योंकि जब बहुत मुश्किल आई थी फरवरी से लेकर के मई जून तक, तो लोगों ने अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को खूब खर्च किया था, अमेरिका तक ने खर्च किया है, और वो बहुत तेजी से खत्म हुआ था, तो वो रिफिल भी नहीं हो पाया है। तो आपके सामने दोहरी समस्या है कि आप रिफिल भी नहीं कर पाए और दोबारा से वो प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। तो सप्लाई डिसरप्शन होना तय है, दाम भी बढ़ने की हाईली लाइकली चांसेस हैं, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली तो बढ़ ही रहे हैं, और महंगाई का उस पर असर आना है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी गंभीर समस्या आ रही है। अभी चूंकि हम अलग राजनीतिक विषयों पे देश में चर्चा कर रहे थे ना, चंदा चोरी, डिलिमिटेशन, महिला बिल और ये बिल वो बिल चल रहा था, इसकी डिबेट बंद हो गई थी। लेकिन अब ये एकदम से बड़ा इशू आ गया, मुझे लगता है इस पर ज्यादा बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा इशू है जिसपे हर व्यक्ति के असर पड़ेगा। डिलिमिटेशन हो या ना हो, इससे डायरेक्टली आप शायद ना प्रभावित हो, लेकिन पेट्रोल तो रोज आप भराते हैं, तो इसलिए इसका असर होने वाला है। सर, एक चीज बताइए, ये पेट्रोल से जुड़ी मसला जो आपने शुरू में बताया, एथेनॉल को लेकर, एथेनॉल को लेकर बहुत डिबेट हो रही है। जो मंत्री जी हैं नितिन गडकरी साहब, वैसे तो मुझे कारण नहीं समझ आया, क्योंकि शायद ये उनके मंत्रालय में तो आता नहीं है एथेनॉल और पेट्रोल मिक्स, लेकिन उनका एक आइडिया था, तो वो शायद इसको फ्रंट फुट पे लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं, और उन्होंने कहा कि कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई। तो क्या इस पर कोई स्ट्रेटेजिक या कोई रिसर्च, डीप रिसर्च इस पर हुई है, या हम लोग ऐसे ही मिलाकर, जैसे दूध वाला हमारे करता है, ठीक है 20% मिला दोगे तो चल जाएगा, 10% नहीं चलेगा, ऐसा कुछ हिसाब किताब है क्या, या कोई पॉलिसी वाइज हुआ? और आपके तो सारे दोस्त हैं ये जो ऑटोमोबाइल में हैं, क्या वो स्टडी करके नए इंजन, गाड़ियां, डिजाइन, ये सब काम हो रहा है? और आज आप फैसला करते हो, गाड़ी हमारे पास तो 8 साल पुरानी है। देखिए विजय जी, क्या हुआ कि एथनॉल ब्लेंडिंग का काम तो 10-15 साल पहले आइडिएट किया गया था। ब्राजील इसमें बहुत काम कर चुका था, तो भारत में भी हुआ कि बनाया जाए। गडकरी जब से मंत्री बने तो उन्होंने इसको ज्यादा तवज्जो दिया।
अब चूंकि गडकरी जी को लोग ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी गडकरी जी की मंत्रालय भारत से अलग है। फैसला तो कैबिनेट में लिया गया था ना कि ये इथेनॉल तो मिलाया सरकार जाए। का फैसला होगा ना। ये सरकार का फैसला है। अब वो डिफेंस करने के लिए गडकरी जी क्यों आते हैं? पुरी जी को आना चाहिए, उनका मंत्रालय थोड़ी है इथेनॉल मिलाने का। लेकिन अब चूंकि चलो खैर जो भी कर रहा है वो कर रहा है। एथेनॉल के लिए जो रिसर्च एआरईआई ने किया था उसके हिसाब से आप कितनी ब्लेंडिंग करेंगे इस पर डिपेंड होता है। आपको याद होगा यूपीए 2 के समय से ही शुरू हो गया था कि 5% हम ब्लेंडिंग करें। वो 5% करने में ही कई साल लग गए, 5 साल लग गए, हो नहीं पाया। ये सरकार आई तो इन्होंने बहुत तेजी से इस पे काम किया, 5 करेंगे, 10 करेंगे, फिर अब 20 तक पहुंच गए हैं। तो टेक्निकली थोड़ा समझिए, दर्शकों को बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि पेट्रोल जो है ना, पेट्रोल डीजल, वो उसको कार्बन बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल है वो प्योर कार्बन है। गन्ने का रस प्योर कार्बन नहीं है, उसको प्रोसेस करके आप एल्कोहल बनाते हैं, एल्कोहल फॉर्म में वो जाता है, उसमें वाटर कंटेंट है। अब पेट्रोल डीजल में वाटर कंटेंट है नहीं, तो आप उसको उस कंसंट्रेशन तक लाते हैं कि जब वो उसमें मिक्स हो जाए, पहला। दूसरा, उसमें चूंकि वाटर कंटेंट है तो वो जो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है वो कम होती है और पेट्रोल डीजल की प्योर ज्यादा होती है। तो इसलिए जब आप उसको मिक्स करके चलाते हैं तो आपका एवरेज गिरता है, क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल से जितनी ऊर्जा मिल सकती है उसके लिए हो सकता है आपको 5 लीटर एथेनॉल लगाना पड़े उतनी ऊर्जा के एथेनॉल। लिए। तो ऑफकोर्स है कि उसका एवरेज नीचे गिरेगा। तो ये तो सरकार भी मान रही कि कंपनियां कह रही 5-6% एवरेज गिरेगा माइनस। आपका। लेकिन ये अब एकदम से आपने 20 कर दिया। अब जितना ज्यादा आप करते जाएंगे तो आपकी जो गाड़ी का इंजन है उसके लिए सपोर्टिव होना चाहिए। कई कार कंपनियों ने E10 तक तो काफी बढ़िया किया, लेकिन E20 के लिए अभी भी सारी कंपनियों ने अपने चेंजेस नहीं किए। खासकर जो पुरानी गाड़ियां उसमें तो बिल्कुल नहीं है। या तो आप जाके उसको चेंज कराइए, चेंज कराने का खर्चा बहुत है। अब एकदम जो नई गाड़ी आ रही उसमें आप लेंगे तो वो आपको E20 एनेबल्ड मिलेगी, लेकिन पुरानी गाड़ियां नहीं एनेबल। जो जिनके पास भी पुरानी गाड़ी है उसमें एवरेज का इश्यू आएगा, उसमें आपकी गैसकिट खराब हो सकती है, उसमें और बहुत सी चीज हो सकती है और कोरोजन हो सकता है क्योंकि पानी है उसमें और वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। ऑब्जर्व कर। तो ये समस्या है। तो अब इसमें रिसर्च वाला जो इश्यू है कि आर्या की एक जो रिपोर्ट आई है, लेटेस्ट रिपोर्ट जो है वो पब्लिश नहीं है, अनपब्लिश्ड रिपोर्ट है, जिसके आधार पर तमाम चर्चाएं, डिबेट और ये हो रही है। क्योंकि वो रिपोर्ट ये कहती है, जो हम लोगों ने पढ़ा है, कि उसमें अभी आपको जो E20 एनेबल्ड गाड़ियां बनाने के लिए चेंज करना पड़ेगा वो अब नई गाड़ियों में करना पड़ेगा, पहले तक की नहीं है। इवन मैनुअल में भी लिखा हुआ है कि कौन सा आप यूज कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते। तो इसका मुझे ऐसा लगता है कि सरकार थोड़ा जल्दबाजी में E20 लागू कर रही है। इतनी जल्दी क्या है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। ठीक है, E27 और ऊपर तक के एथेनॉल यूज हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर रिसर्च और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को उसके बीच में तारतम्य लाना चाहिए, क्योंकि हर गाड़ी में वो नहीं चलेगा। तो इसलिए पेट्रोल पंप पे अवेलेबल होना चाहिए, E5, E10, E20 सब होना चाहिए, क्योंकि मेरी गाड़ी 5 साल पुरानी है, वो E20 नहीं ले पाएगी, तो जबरदस्ती मैं क्यों डालूंगा। और एक ऑप्शन चाहिए कि हमें प्योर पेट्रोल भी मिले, मैं प्योर से ही चलाना चाहता हूँ। इस पर एक बड़ा मजेदार बात है, गडकरी जी ने कहा कि बताओ अपग्रेडेशन के लिए कोई बुराई करता है क्या, हम तो आपको अपग्रेड कर रहे हैं। देखिए, अपग्रेड करना, ये चॉइसेस जो होती है ना, वो फ्रीडम होती है हमारी। चॉइस अपग्रेड की नहीं होती, चॉइस फ्रीडम की है। आप ये मुझसे नहीं कह सकते हैं कि चिकन में ज्यादा प्रोटीन होता है इसलिए आपको चिकन खाना चाहिए, पनीर क्यों खा रहे हैं आप, कि उसमें ज्यादा प्रोटीन तो वो खाओ, उससे ज्यादा प्रोटीन टूना फिश में होता तो वो टूना फिश खाओ आप। अरे भाई, मैं नहीं खाता ना, मैं तो शाकाहारी हूं यार। तो फ्रीडम का मतलब होता है चॉइस, फ्रीडम का मतलब अपग्रेड ही हमेशा नहीं होता है। तो ये तर्क जो दिया जा रहा है ये गलत लगता मुझे। इंजन एनेबल्ड तेल मिलना चाहिए, जिसकी गाड़ी जिस लायक है उस लायक उसको तेल मिलना चाहिए, ये उसको होना चाहिए। चॉइस है मेरी, मैं प्योर पेट्रोल पे चलाना चाहता हूं, तो आपको क्या दिक्कत है भाई। ये प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी हो रही है। तो मुझे लगता है ये समस्या अभी जारी रहेगी, या तो सारे लोग अपनी गाड़ी। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्यों बुराई करेगी इसकी, नहीं, उसको मैं तो ये पता ही समझना आप। चाहता हूँ ना कि भाई ऑटोमोबाइल, भाई असली काम किसका है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का है, कंपनियों का है। अब वो कंपनियां तो सब कह रहे नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। तो फिर मुझे लोग कहते हैं भाई आप विजय त्रिवेदी, आप तो साइकिल ठीक से चलती नहीं, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे ज्ञान दे रहे हो।
जो जिन्होंने बना रहे हैं वो तो कह नहीं रहे कि खराब हो रहा है। उनके मैनुअल्स पढ़िए आप 2 साल पुरानी गाड़ियों की, उसमें क्या लिखा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, ऑटोमोबाइल के तो फेवर में है ना ये। अगर मैं कह रहा हूँ कि हाँ E20 एनेबल्ड है और आप मेरे पास आए, मैंने कहा आपकी गाड़ी 6 साल पुरानी है, चेंज करो उसको, नई लो E20 वाली, तो ऑटोमोबाइल का तो फायदा है ना इसमें, गाड़ी बेचेंगे हम नई। कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इसका विरोध क्यों करेगी? नहीं क्योंकि नहीं, तो ये नई तो गाड़ी कह सकते हैं बिकेंगी। ना, विरोध ना करे, लेकिन ये तो कह सकते हैं ना कि भाई जो हमारी पुरानी गाड़ियां हैं वो उनको नुकसान हो सकता है। वो तो ये भी नहीं कह रहे, वो कह रहे नहीं कोई नुकसान नहीं होगा। अब धीरे धीरे वो- ये बात आई कि नहीं माइलेज कम हो जाएगा। हाँ, तो माइलेज उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो माइलेज नुकसान नहीं है क्या? अगर मैं 10 के माइलेज पे गाड़ी चला रहा था और उसमें 7 का माइलेज आ गया, तो आपने सोचिए कितना नुकसान किया मेरा, 30% का। तो दबी जुबान एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ नुकसान है मेरा। तो आप मुझे उनसे ये समझ और में नहीं आ रहा, एक बात समझाइए ना कि यदि अपग्रेडेशन है, मंत्री जी कह रहे हैं कि अपग्रेड हो रहा है, आप कह रहे हैं ये हो रहा है कि भाई उसमें माइलेज कम हो रहा है, गाड़ी का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इतनी जरूरत क्या है? मेरे को एक ये समझ नहीं आया कि क्यों इतनी जरूरत पड़ रही है हमारे को ये आपाधापी की कि भाई ये एथेनॉल पर चलाया जाए। उसका जो ऑफिशियल वर्जन है वो आपने सुना ही होगा कि पोल्यूशन कम होगा और देश के इंपोर्ट बिल कम खजाने हो। के पैसे बचे होंगे। वो कितना 1.5 लाख 2 लाख करोड़ का पता नहीं क्या नंबर दिया जा रहा है कि इतने पैसे एथेनॉल ब्लेंडिंग से बचेंगे और पोल्यूशन भी कम होगा। देखिए, अगर आप दाम भी कम करें तो मुझे लगेगा कि हाँ मुझे कुछ फायदा हो रहा। कंज्यूमर को क्या फायदा हो रहा है ये कोई समझाया हमें। इन्वायरमेंट को फायदा हो रहा है, एक्सचेकर को फायदा हो रहा है, ऑटो कंपनीज को फायदा हो रहा है। विजय त्रिवेदी को क्या फायदा हो रहा है इथेनॉल वाला तेल डलवाने से? ना तो मेरा माइलेज बढ़ रहा है, ना ही मुझे उसका सस्ता मिल रहा है E20। मेरा क्या फायदा हो रहा है? तो सरकार जो तर्क दे रही है कि पोल्यूशन कम और डॉलर कम खर्च होंगे, वो अपना तर्क दे रही है। कंज्यूमर का तर्क क्या है? मुझे क्या फायदा? देश के सेवा में लगे नहीं तो हुए हैं। एक बात और समझाइए, जब आप आ रहे हैं ईवी पर, एक नई टेक्नोलॉजी पर चल रहे हैं, तो फिर इस डिबेट में क्यों फंसे हुए? सरकार ईवी पर ही क्यों नहीं पूरा का पूरा काम करती है? जितने दिन गाड़ियां पेट्रोल की चल रही हैं वो चलाएं। देखिए, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू है और ये कंट्रोवर्शियल इसलिए है कि सरकार ऑटो कंपनीज को प्रेशराइज नहीं कर पा रही है कि आप ईवी ट्रांजिशन तेज करें। हाँ, तो असली बात तो ये है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सबसे बिल्कुल ठीक असली चीज बात है है, उस पर तो काम नहीं कर रहे आप। नहीं कर रही है। ईवी का जो एडॉप्शन है वो क्यों कम है? इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। आप चार्जिंग के लिए कहाँ जाएंगे? मुझे अभी एग्जैक्ट मेरे पास प्रूफ नहीं है कि गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ से इलाहाबाद तक का बना है, प्रयागराज तक का, उसमें कितने ईवी चार्जिंग स्टेशन लगे। मैं गया नहीं, नहीं लेकिन वो उसमें। कोई इतना टेक्नोलॉजिकली हाई टेक्नोलॉजिकल बिल्कुल काम नहीं है है, क्या? और एकदम बनाने नहीं में है, भी पेट्रोल पंप से तो ज्यादा आसानी से लग सकते हैं। एकदम नहीं है, नहीं बना रहे ना। मैं वही तो कह रहा हूँ। नहीं, मैं क्या ये ऑटो समझना चाहता कंपनीज हूँ का भाई, प्रेशर है पेट्रोल क्या? पंप खोलना, पेट्रोल पंप खोलना वो महंगा काम है, हम्म, उसके लिए ज्यादा जगह ज्यादा जमीन चाहिए। ईवी के जो चार्जिंग स्टेशन है वो तो बहुत छोटा काम है, और क्यों? टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी कोई ऐसा नहीं है कि वही बनाने, मिसाइल्स बनाने या रॉकेट बनाना है। तो फिर जो काम आसानी से हो सकता है उस काम पर सरकार क्यों नहीं आगे बढ़? ऑटो कंपनीज का प्रेशर, मैं तो सीधे आरोप के तौर पे कह रहा हूँ। ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाना बहुत आसान काम है, वही कह रहा हूँ नंबर ना मैं कि वन। क्या है। नंबर टू, कंपनियों को प्रेशराइज करना कि आप ईवी एडॉप्शन पे जाएं। सरकार ये काम क्यों नहीं कर रही है? आप मिडवे क्यों ले रहे हैं? आप बीच में पेट्रोल से एथेनॉल में आएंगे, एथेनॉल से गैस सीएनजी में आएंगे, फिर हम ईवी में जाएंगे। हाँ, क्यों अब 10 पहले स्टेप जाना? पहले सीएनजी वाला चलाया, फिर एथेनॉल पर आ गए, अब फिर इस पर आ गए। हम दिन भर यही काम करते रहे कि भाई सीएनजी की गाड़ी लाए। मैं आपको लेटेस्ट जानकारी दे रहा हूं। चाइना ने पूरे यूरोप की हालत खराब कर दी है। बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, पोर्शे, सबकी बिक्री 18 से 30% गिरी है, बिकॉज ऑफ चाइना। क्योंकि चाइना ने ईवी में महारत हासिल कर ली है और उसकी गाड़ियां यूरोपियन गाड़ियों की तुलना में कम से कम 1/3 के आसपास की बैठती है। जो गाड़ी 1 करोड़ की यूरोप में बैठेगी वो वहां 30-35 लाख की चाइना वाली है। और चीन में 30 कंपनियां हैं जो ईवी गाड़ी बना रही है, और एक एक कंपनी का साइज भारत की जो सबसे बड़ी कंपनी उससे 10x होगा कम से कम, और वो भी सरकारी कंपनी भी है।
शंघाई मोटर आप कॉर्पोरेशन की बात आप करें। डराते बहुत है। हम आगे बढ़ रहे हैं, देश दुनिया में सबसे आगे बढ़ रहे हैं और आप डराते रहते हैं रोजाना। मैं तथ्य पे बात कर रहा हूँ, लेटेस्ट खबरें हैं ये। तो हमारे यहाँ ईवी एडॉप्शन इतना स्लो क्यों है, इसका जवाब दे कोई। मैं तो उदाहरण देता हूं, जब नीति आयोग में राजीव कुमार जी थे तब मांगा गया था कि सब लोग ईवी एडॉप्शन का अपना अपना प्रस्ताव दें, किसी ऑटो कंपनी ने नहीं दिया था। ये बात मैं 10 बार कोट कर चुका हूं कि मैंने अच्छा, तो इसको आदरणीय भार्गव जी का इंटरव्यू किया था जो मारुति के चेयरमैन है। तो उन्होंने मेरे इंटरव्यू में कहा था नहीं नहीं अभी ईवी का इतना कुछ खास नहीं, देखेंगे हम लोग। तो देख रहे हैं तब से। अब उनको समझ आ रहा है नहीं ईवी है, तो मारुति ने शुरू किया है। और मारुति नहीं, जो हाइब्रिड गाड़ी लेके आई उसके 6 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। लेकिन मुझे ये समझाइए कि ऑटोमोबाइल कंपनियों को क्या नुकसान है जब उनको पता है कि फ्यूचरिस्टिक प्लान ये है, फ्यूचरिस्टिक गाड़ियां ये हैं, तो वो इसको बदल के, उनको तो पैसा लेना है, जितने की गाड़ी आएगी या जो भी बनेगा वो आ जाए, नहीं, वो फ्यूचरिस्टिक प्लान पे क्यों नहीं जा रहे? इसलिए क्योंकि जो लिगेसी बिजनेस में उन्होंने लाखों करोड़ लगा रखे हैं, उससे ट्रांजिशन जब आप धीरे धीरे करेंगे तो ये वाला बिजनेस का फायदा ले पाएंगे। एकदम से अगर आप ट्रांजिशन करेंगे तो ये जो लाखों करोड़ का हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा फैक्ट्री, इसका क्या होगा, नुकसान होगा ना। आप एकदम से ट्रांजिशन नहीं कर सकते हैं। जैसे डिजिटल मीडिया चारों तरफ बड़े पैमाने हाँ पे जी। काम कर रहा है, तो कोई आदमी अपना चैनल बंद करके सीधे कहे कल से मैं यूट्यूब ही चलाऊंगा, नहीं करेगा। उसने जो लाखों करोड़ का निवेश कर रखा उसका क्या होगा। तो ऑटो कंपनी के पास एक लीगेसी का इश्यू है कि जो पुराना धंधा उनका 10-10 20-20 फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, उनका क्या होगा, नंबर वन। और दूसरा चीज ये कि एकदम से आप जंप नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत स्पीड से आप जंप कर सकते हैं। स्पीड से तो कर सकते हैं। चीन ने करके दिखाया। इसमें बहुत सारे लोग आपको तर्क करते हुए मिलेंगे, बहुत सारे ऑयल एक्सपर्ट तर्क करते हुए मिलेंगे कि नहीं 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 एकदम से नहीं हो सकता, 20-30 साल लगेंगे। एग्री कि एकदम से नहीं हो सकता, लेकिन जो हमारी स्पीड है वो कछुए वाली है, उससे ये हमें 100 हमारे साल देश में लगेंगे। ही सारे काम 20-30 साल से कम में क्यों नहीं होते? यही तो मैं जानना चाहता हूं कि हमारे यहाँ हर काम इतना टर्टल स्पीड से क्यों होता है। चीन में बनने वाली हर तीसरी गाड़ी ईवी है। अब जब दुनिया सारी की सारी एआई पर चली गई, तब हम अब कह रहे हैं कि भाई अगले 20 साल में हम लोग एआई पर कुछ काम कर लेंगे, बदल देंगे अब दुनिया। देखिए, एक बहुत ही गर्व की बात है भारत के लिए कि हमारे यहाँ परसों स्काई रूट नाम के एक छोटे से स्टार्टअप ने अपना एक ऑर्बिट में रॉकेट लॉन्च किया और बिल्कुल सक्सेसफुली पहुंचा दिया फर्स्ट अटेम्प्ट में। इसके लिए उनको बहुत बधाई है और बहुत ही गर्व की बात है सारे भारतीयों के लिए। ठीक है, लेकिन इस मसले में हम कम से कम 20 साल पीछे हैं। ये काम स्पेस एक्स ने 20 इयर्स पीछे किया था, हमने आज किया है। चीन ने भी 20 साल पहले ये काम कर लिया। तो हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, लेकिन जो लैग है 20 साल का वो बहुत बड़ा है। यूं कह दूं आपके मित्रों के लिए के हिसाब से, मतलब वैसे आपके मित्र हैं, माफ कीजिए, कि सरकार सेठों के दबाव में है। कह सकते हैं प्रेशर बनाना चाहिए, एकदम बनाना चाहिए कि सारे सेठ लोग अब ईवी एडॉप्शन पे आए तो पेट्रोल का झंझट ही खत्म हो जाएगा। हाँ, वही कह रहे हैं। ज्यादातर गाड़ियां ईवी पे लेके आइए और सक्सेसफुली आ रही ना। बीवाईडी की गाड़ी भारत में इंपोर्ट करके लोग लाके चला रहे हैं, बिक रही, 500 किलोमीटर रेंज की गाड़ी बन रही है। और अगर आप एक बीच में स्टेशन दे दें चार्जिंग का तो आप 1000 किलोमीटर आराम से जा सकते हैं। इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस लगी है कि हम कर ही नहीं पा रहे। मैं तो पिछले 5 साल से कह रहा हूं, मैं नई टेक्नोलॉजी का बहुत समर्थक रहता हूं हमेशा, बट ईवी नहीं हो रहा है। एआई में अभी तक कुछ नहीं हो रहा भारत में। तो एआई में भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको अभी ताजा जानकारी पता है आपको, एक चीन ने एक नया एलएलएम मॉडल बनाया है, मून शॉट करके एक कंपनी है उसने बनाया है, किमी 3 करके एलएलएम मॉडल है जो क्लॉड और चैट जीपीटी के लेटेस्ट वर्जन से भी बढ़िया है। फ्राइडे को, थर्सडे को उन्होंने लॉन्च किया है और 27 जुलाई जो फ्री डाउनलोड सबको देंगे, ओपन एक्सेस वर्ल्ड में। तो डीप सीक मूवमेंट हो गया। तो पड़ोस में सारा काम हो रहा है, हम पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। ये गंभीर मसला है। वैसे सब आप ही के मित्र हैं जो करते हैं, नहीं करते हैं। हम तो जो आप आदेश करते हैं वो करते हैं कि भाई आप कहें पेट्रोल वाली गाड़ी खरीदे, पेट्रोल, फिर आपने कहा सीएनजी खरीदी। हम ही सबसे ज्यादा पोल्यूशन की चिंता करते हैं, गरीब आदमी। आपने कहा गरीब भाई आदमी, सीएनजी की गाड़ी ले लो, तो सीएनजी की गाड़ी ले ली। अब आप एथेनॉल की कह रहे हैं तो एथेनॉल की ले ली। अब ईवी पर आपको आएंगे पता है तब ईवी पर आ जाएंगे। हमारे मार्केट में क्या हो रहा है, एफआईआई बेच रहा है, एचएनआई बेच रहा है, प्रमोटर बेच रहा है, रिटेल खरीद रहा है।
रिटेल के दम पे ही देश चल रहा है ये, बड़े लोग कुछ नहीं कर रहे। रिटेल ही मार्केट चला रहा है, रिटेल इकोनॉमी चला रहा है, रिटेल कंजम्पशन ड्राइव कर रहा है, रिटेल इथेनॉल की गाड़ी खरीद रहा है। बाकी लोग तो BMW की वो 2 करोड़ वाली ईवी गाड़ी चला रहे हैं। हाँ तो वही कह रहे हैं। आपके लिए मारुति ने लॉन्च की है, 6 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, आप भी एक खरीदिए, 7वीं बनी है। तो आम चलिए आदमी की सर। जिम्मेदारी ज्यादा है। हाँ चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, आपने इसको समझाया, थोड़ा सा समझ में हमारे भी आया है, कुछ कुछ समझ में आएगा। आप ये समझ में आया कि भाई हमें ही खरीदनी है गाड़ी कुल मिला के, यस यस, आप बना दें। जिम्मेदारी आपकी है सर। राष्ट्र निर्माण में जो हमारा योगदान है गिलहरी का, वो हम करें, अनवरत चलते रहना चाहिए। अनवरत चलते रहना चाहिए। मैंने आपसे पहले कहा कि निर्विकार भाव से काम करिए, उम्मीद मत रखिए कुछ। प्रणाम सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार नमस्कार। देखा आपने, नीरज साहब ने बहुत अच्छे से समझाई ये बात कि क्या करना है आपको और आपको क्या करना है, उसको भी उन्होंने ठीक से समझा दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला दिन आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अभी जो कार है एथेनॉल वाली है, CNG वाली है, EV वाली है, उसको चलाते रहिए निर्विकार भाव से, जैसे नीरज जी ने कहा। प्रणाम। नमस्कार सर।